हेलो एवरीवन। एम्स 2019-25 में का जो मॉर्निंग वाला था उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 पार्ट में बना दिया था। ठीक है, अभी इवनिंग सेशन का जो पेपर था उसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं लोग। ठीक है, अभी आपको क्या करना, वही आप पेन कॉपी ले लो। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, नहीं आता तो फिर वीडियो देखो, नहीं तो अगर आ जाता है तो आगे फॉरवर्ड करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एम्स के क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कहना है। आईपीएसी नेम लिखना है इस कंपाउंड का। ठीक है, आईपीएसी नेम लिखना है। तो चलो कौन सा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। पहले इस पे देख लेते हैं कि इसमें ग्रुप कौन कौन सा लगा हुआ है। CH3Cl और NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कोई देखो, ये आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो प्रायोरिटी ऑर्डर आता है फंक्शनल ग्रुप्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर में। इसमें सबसे ये तीनों के तीनों जो ग्रुप हैं वो सबसे 15th वाले ग्रुप में आते हैं, जिनका कोई मेन रोल नहीं होता है क्या काउंटिंग करने में। कोई मेन रोल नहीं होता, मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें से, सब सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करेंगे। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, क्लोरीन से, CH3 से, NO2 से। तो जो रूल होता है वहां का फर्स्ट लोकेंट देखते हैं कि फर्स्ट लोकेंट यहां से पास पड़ेगा, तो फर्स्ट लोकेंट यहाँ तीनों जगह से स्टार्ट करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखते हैं सेकंड लोकेंट देखते हैं, या फिर लोवेस्ट ऑफ सम रूल एक ही होता है। ठीक है, तो लोवेस्ट ऑफ सम रूल देखते हैं। तो सबसे लोवेस्ट नंबर कब आएगा, जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर क्या आएगा, सबसे कम आएगा 1 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। इसके अलावा यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 करके तो ज्यादा नंबर आएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी क्या होगा, ज्यादा। इधर से आएंगे तो भी क्या होगा, ज्यादा नंबर आएगा। तो सबसे मिनिमम नंबर कब आएगा, जब हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाएंगे। तो ये हो गया नंबरिंग का मेन। अब नंबरिंग लिखने करने के बाद हम क्या करना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, फिर मेन रूट को लिखते हैं, फिर उसका सफिक्स को लिखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो अभी तो इसमें देखो, चलो पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, क्लोरीन, मिथाइल, नाइट्रो। तो C पहले आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो हो जाएगा। मिथाइल और नाइट्रो में कौन पहले आएगा, मिथाइल आएगा, तो 2 मिथाइल, और क्या आ जाएगा 4 नाइट्रो बेंजीन है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन लिखेंगे। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है आईपीएसी नोमेनक्लेचर का। बेसिक एरिया आता है, काउंटिंग करना आता है कि कहां से कैसे नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जीओसी का है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, देखो जो इफेक्ट जो कार्बोकैटायन के अलावा जो इफेक्ट लग रहा है, जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका इफेक्ट चेक करते हैं। इफेक्ट चेक करके क्या बताना है इसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड की क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। चलो इसमें देखते हैं कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा। कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन पे हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लगता है। यहाँ पे देखो 2 3 5 और 8 कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन का क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लग रहा है। इसमें देखो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन का क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। इसमें देखो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन का क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। और इसमें क्या है, पीएच का रेजोनेंस, बेंजीन का क्या लगता है, रेजोनेंस, और CH3 का क्या, 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, प्लस H इफेक्ट। तो ये प्लस वाले जो भी इफेक्ट होते हैं, रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। रेजोनेंस जो ऑर्डर होता है क्या होता है, MRHI। रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये 4th वाला हो जाएगा। तो 4th सबसे ज्यादा स्टेबल। देन देखो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 8, इसमें 6, तो ये क्या हो जाएगा, देन 3rd, देन 1st आ जाएगा, और देन 2nd हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसमें देखो अगर मान लो ये एक जो एक्सेप्शन टाइप का है थोड़ा सा, इससे रिलेटेड वो बता देते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे पीएच रहता, CH2 प्लस रहता, केवल रेजोनेंस रहता, ठीक है, और इन दोनों में कंपेयर करना था, तो ये दिखाए थे हम कि पीएच CH2 प्लस और यहाँ पे तीनों लगे हुए रहेंगे। तो भले से यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा आती है। अगर मान लो हम 5वां कंसीडर कर लेंगे, ये 5वां है, तो 5th का नंबर कौन सा आएगा,
सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद से कौन सा आएगा, 3 आएगा, 4 के बाद कौन सा आएगा, 3, देन 5। इससे ज्यादा इसका होता है, जिसमें अगर केवल एक पीएच रहता तो 9 अल्फा हाइड्रोजन कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे पीएच के साथ साथ एक और 3 सी अल्फा हाइड्रोजन हाइपरकन्जुगेशन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो आंसर कौन सा है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, क्या कह रहा है कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Br2KOH से। तो Br2 के रिएक्शन क्या होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एनसीसी मैकेनिज्म, एनसीसी मैकेनिज्म से होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। KOH से क्या होता है, E2 मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होता है, या फिर E2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो देखते हैं। जो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, जो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो सारे ऑप्शंस क्या है, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा, ठीक है। अब तो पहले Br2 के रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से Br2 का एडिशन कराते हैं। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन से क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, और दोनों ब्रोमीन क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे यहाँ पे, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, PH CH2 CH Br। यहाँ पे तो कोई कार्बन कायरल ऐसा दिखाना नहीं है कि एंटी से है या कैसे जुड़ा हुआ है, बस ब्रोमीन जोड़ देते हैं यहाँ पे CH2 पर। होता क्या है, एंटी एडिशन होता है इस कंपाउंड में। अब चलो नेक्स्ट KOH से रिएक्शन कराना है। KOH से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सब कोई ऐसा नहीं कि SN2 Br हटा के OH लगाने वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो जो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, एक तो देखो 2 डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो SN2 क्या होता है, कम ही पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो पीएच का क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, तो स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यहाँ से जो इसका एक H है, इसका एक H और इसका Br क्या होगा, E2 मैकेनिज्म से क्या हो जाएंगे, बाहर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बनेगा क्या, PH CH डबल बॉन्ड CH Br CH2। अभी भी देखो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, एक बार और KOH से रिएक्शन होगा, मतलब एक्सेस तो नहीं लिखा हुआ है, बट KOH से एक बार और रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से अब ये वाला इसका H और इसका Br एलिमिनेशन हो जाएगा E2 मैकेनिज्म से, H और Br जाएगा, तो क्योंकि यहाँ से जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर H और Br रिमूव हो जाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से PH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। इसमें देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो 42 नंबर देखते हैं, क्या है, बायोमोलिकुलर पॉलीमर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलीमर जो लास्ट में दिया हुआ, सबसे लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के पहले क्या पॉलीमर दिया हुआ, तो देखो बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब ऐसे टॉपिक है इनसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये और छोटे कोई चैप्टर है, इनको अगर करो तो आसानी से क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। और जितने एनसीईआरटी में दिए सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतने से क्या होता है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि उससे बाहर से नहीं पूछा जाता। तो अब देखो नायलॉन 6 के बारे में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है नायलॉन 6 के बारे में, तो कह रहे हैं नायलॉन 6 इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, तो करेक्ट है। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन से होते हैं, जिनमें से क्या होगा, कुछ न कुछ मॉलिक्यूल क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, छोटे छोटे मोनोमर से कंबाइन होकर बनते हैं, बट उन मोनोमर से क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, H2O, मान लो H2O रिमूव हो रहा है, NH3 रिमूव हो रहा है, HCl रिमूव हो रहा है, इस तरह के कोई न कोई मॉलिक्यूल्स रिमूव हो के मोनोमर से अगर बनते हैं तो पॉलीमर को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। तो नायलॉन 6 क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। देख लो नायलॉन 6 किससे फॉर्म करते हैं, कैप्रोलैक्टम से फॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, NH होता है और 5 कार्बन का ये रिंग होता है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड OA, ये होता है कैप्रोलैक्टम।
तो इससे बनता है तुम्हारा, तो होता क्या है, देखो पहले तो हाइड्रोलिसिस होता है इसका, तो ब्रेक होगा, ये ओपन चेन में ब्रेक होगा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, OH और H को ब्रेक कर देंगे, इधर OH रख लो इधर H रख लो, ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन चेन में। इधर लिख लेते हैं NH2, और बीच में कितने कार्बन आ जाएंगे, 5 कार्बन आ जाएंगे, और ये COOH, तो ये बन जाएगा। अब ये मोनोमर क्या होगा, कंबाइन होकर क्या बनाएगा, पॉलीमर बना लेगा। मतलब इधर से अगला इसी का एक और अगला मॉलिक्यूल, जैसे इसका अगला कौन सा हो जाएगा, COH से इधर से इधर जुड़ा हुआ दूसरा, तो इसका H2, इसका H, इसका एक H और इसका OH क्या होता है, कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, फिर अगला दूसरे से क्या होगा, कंबाइन होकर पूरे चेन बनती जाएगी, तो क्या बन जाएगा, वो नाइलॉन 6 हो जाएगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन जा रहा है तो NH हो जाएगा, यही रिपीट होगा, फिर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, CH2, इसको बीच में CH2 5 लिख देता है, फिर उसके बाद से क्या होगा, इसका तो OH फिर अगले वाले से चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C++O, एंड तो ये हो जाता है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने कार्बन यूज हो रहे हैं, एक ये और 5 कार्बन, 6 कार्बन है, इसलिए नाइलॉन 6 बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 2 6 होता है, तो इस तरह के रहते हैं। तो उसमें सब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, NH2 वाला ग्रुप होता है, उन्हीं से रिलेटेड बनता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, जितने नंबर ऑफ कार्बन पे CO रहता है उसी के बेसिस पे नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन पे है तो नाइलॉन 6 और एक ही बार है। तो देखो ये पहले तो हाइड्रोलिसिस वाले के बाद में H2O रिमूव हो रहा है इधर से, हर जगह से क्या H2O रिमूव हो के बनता है, इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमर तो बोलते ही हैं। और ये क्या होता है, इस पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम, तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों, और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर दे देंगे, कैप्रोलैक्टम से क्या होता है, फॉर्म होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फिनॉल प्लस एनिलीन NaNO2HCl से रिएक्शन कराना है, तो कौन सा रिएक्शन, Na2 कौन सा, डाइएजोटाइजेशन होता है, डाइएजोटाइजेशन किसका होगा, फिनॉल का तो होगा एनिलीन, एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 किससे रिएक्ट करेगा, NaNO2HCl से रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट बना लेगा। ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अभी क्या है, यहाँ फिनॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, फिनॉल से। डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा, अगर कोई डाइजोनियम सॉल्ट रहता है तो उसमें 2 रिएक्शन होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है तो SN2 होता है, मतलब सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और यदि कोई एरोमेटिक कंपाउंड में जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग रहे, जैसे OH NH2 से रिलेटेड रहे, तो वो क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगा, कपलिंग रिएक्शन होगा, कपलिंग रिएक्शन होगा। और कौन सा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा वाला बनता है, तो यहाँ से इसका N+ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इसके H को रिमूव कर देगा, तो यहाँ से जो H आएगा, H और Cl कंबाइन हो गया होता है, HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। वो यहाँ पे बेस भी दिया हुआ, NaNO2 के अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ, KOH बेस दिया हुआ, तो बेस से वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ से फाइनल कंबाइंड प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ये बेंजीन जैसे बना लो, N+N, और ये किससे जुड़ जाएगा, फिनॉल से। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी यहाँ पे OH था, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH था गलत। 44 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C++ है, NH2 है, HCl दिया हुआ है। बता रहे मेजर प्रोडक्ट ऑफ दो फॉलोइंग कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो क्या करेंगे इसमें, तो पहले HCl से क्या लग रहा है, कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो जाएगा, H+ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है, H+ इलेक्ट्रोफाइल होगा। H+ ऐड कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, ठीक है, मतलब H+ की वजह से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, निगेटिव चार्ज H+, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म होगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे H+ यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज NH, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे देखो दो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते थे, तो यहाँ पे Cl- भी है और ये NH2 भी है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद से मोस्ट स्टेबल पे है, ये इसमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, लोन पेयर का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, हाइपरकन्फर्मेशन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल पे है, यहाँ तो रीअरेंजमेंट तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखो Cl- भी है और NH2 भी है, NH का लोन पेयर, अब एक होगा यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी तो है, ठीक है, सब न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन देखो यहाँ से तो कभी ऐड हो नहीं सकता, क्योंकि और ज्यादा ये कम मेंबर का रिंग बनेगा तो स्टेबल नहीं होगा, यहाँ से तो कभी भी नहीं हो सकता। तो यही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है या Cl- अटैक कर सकता है। तो तुम्हें पता है इंट्रामोलिकुलर हमेशा क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है, तो इंट्रामोलिकुलर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, तो कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे NH CO से जुड़े, तो देखो ये कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ, यहाँ पे HNO3H2SO4 यूज किया गया, तो HNO3H2SO4 दिया रहता है, तो कौन सा रिएक्शन होता है, ये नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, HNO3, तो यहाँ पे फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल NO2+। अब ये NO2+ क्या होगा, ऐड होगा यहाँ पे, इस रिंग पे कहीं पे ऐड होगा, ठीक है, और इनके इफेक्ट देखने होते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा होगा। तो पहले तो ये देखो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, तो OCH3 क्या है यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि प्लस है वाला ग्रुप क्या होता है, प्लस वाले ग्रुप जो भी होते हैं वो रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। Cl क्या होता है, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन ये पता होगा वीक डीएक्टिवेटिंग होने के बाद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो देखो पहले तो ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, या तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग उसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इसके पोजीशन पे होता है ऑर्थो या पैरा पे जुड़ सकता है, ठीक है। तो पहले तो मेटा वाला ये जुड़ा हुआ है, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा नहीं होगा, ये अब इसमें देखो यहाँ पे तो बीच में रहेगा तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग आ जाएगी, ठीक है, NO2 है, इन दोनों के बीच में क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे कहाँ पे, देखो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पैरा है और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में भी पैरा है, तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे। तो देखो जनरली अब यहाँ पे क्या है, दोनों से थोड़े थोड़े क्या टाइप के क्या दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बट मेजर यदि देखेंगे तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में स्टेरिक क्राउडिंग, अगर यहाँ पे ऑर्थो पे जोड़ते हैं तो हमेशा मेजर कौन सा इसका बनता है, पैरा वाला ही बनता है, क्योंकि ऑर्थो रहेगा तो इससे क्राउडिंग क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो पैरा होगा ना वही मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, ये क्या होगा आंसर होगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। वो CH3 का स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इसके ऑर्थो में क्या है, क्राउडिंग ज्यादा है, इसमें पैरा में क्राउडिंग, हालांकि Cl का है, बट हम कंसीडर क्या करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, पैरा बनाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में पैरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा देंगे, ए आंसर देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओलियम, ओलियम के लिए कौन सा करेक्ट है। तो ओलियम देखो कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्या है, पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं H2SO4 का फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें क्या है
ओलियम फॉर्म होता है, ठीक है। तो SO3 का अगर एब्जॉर्प्शन कराते हैं हम लोग, क्या है SO3 का H2SO4 में अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या बनता है H2S2O7, H2S2O7 क्या होता है कंबाइन, मतलब इन दोनों के मिक्सर को ही क्या बोलते हैं, इनके मिक्सर को ही क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। और लिखने के लिए ऐसे क्या लिख सकते हैं, H2S2O7 लिख देते हैं। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं H2S2O7 का। तो कैसे हो जाएगा, S=O, बीच में क्या आता है, ये हो जाएगा। इसमें देखो अब ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन कंसंट्रेट H2SO4। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि ओ बॉन्ड प्रेजेंट होता है, परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कहीं भी परऑक्साइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है। H2SO8 रहता है तो उसमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है, तो ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट हैज 6 OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड कितने हैं, 2 ही है, तो 6 OH बॉन्ड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, SO3 का एब्जॉर्प्शन होता है किसमें, H2SO4 में, तो फॉर्म क्या होता है, ओलियम फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। बामर सीरीज की बात किया तो बामर सीरीज किसमें पढ़ते हैं, इस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं लोग, एक टॉपिक होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो बामर सीरीज में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज इन विजिबल रीजन, मतलब विजिबल रीजन में, मतलब विजिबल रीजन का जो रेंज होता है, वेवलेंथ का जो रेंज होता है, उस रेंज में बामर लाइन की कितनी लाइनें आती हैं, उसी रेंज में आती हैं, जिनका वेवलेंथ उस रेंज में होता है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा गया तो पहले क्या था, ये N = हाइड्रोजन के लिए N = 1, N = 2, N = 3, N = 4, 5, 6, 7 ऐसे आता है, इनफाइनाइट नंबर तक रहते हैं। अगर क्या हो रहा है, डी एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या आता है, फर्स्ट में आता है, तो कौन सा होता है, लाइमन सीरीज होता है। ये क्या होता है, लाइमन सीरीज होता है। इसके बाद वाला अगर N = 2 में डी एक्साइट होंगे, 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, ऐसे अगर डी एक्साइट हो रहा है तो ये कौन सा होता है, बामर सीरीज होता है। इसको क्या होगा, अगर 3 से 2 में आ रहा है तो ये क्या होता है, फर्स्ट लाइन होता है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो इनके जो वेवलेंथ का जो रेंज है उसको पूछा जा रहा है कि कौन सा विजुअल रेंज में आता है। तो विजुअल रेंज का पहले रेंज क्या होता है, विजुअल रेंज का जो वेवलेंथ का रेंज आता है, लैम्डा का रेंज क्या आता है, 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में होता है इनके लाइट का वेवलेंथ होता है। तो देखो लाइमन सीरीज, ठीक है, ये पढ़ा था किस रीजन में आता है, अल्ट्रावायलेट, और ये बुक्स में दिया रहता है। बामर सीरीज किस में दिया रहता है, विजुअल रीजन में, मतलब विजुअल रीजन का जो रेंज होता है उसी रेंज में इनके क्या आता है, वेवलेंथ आता है। बट ध्यान रखना है कि केवल कितनी लाइन होती है, 1, 2, 3 और 4, केवल 4 लाइनें ही होती हैं जिनका इस रेंज में आता है। ऐसे बोलने के लिए बोल देता है कि भाई बामर सीरीज कितना है, विजुअल रीजन में, बट केवल 4 लाइनें हैं। इसके बाद की सारी लाइनें सब कौन से किसमें आएंगे, इंफ्रारेड में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या केवल 4 लाइनें क्या हो जाएंगे, विजुअल रेंज में रहेंगे, ठीक है। बाकी सब दूसरे में आएंगे। अल्ट्रावायलेट मतलब वेवलेंथ तो क्या होगा, कम ही होगा, इसके बाद का वेवलेंथ कम होगा, तो किसमें आएंगे, अल्ट्रावायलेट रेंज में ही आएंगे, ठीक है। क्या होता है उसमें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेंज में आएंगे। तो मतलब केवल ये ध्यान रखना है कि केवल 4 लाइनें ऐसे हैं जिनमें क्या है, जो बामर सीरीज में लाई करते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, 4 लाइनें आंसर हो जाएगा। फोर्टी 48 नंबर, देखो ये केमिकल काइनेटिक्स का है क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होता है, तो ऑर्डर तो दे दिया है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है, बट इसमें थोड़ा सा प्रेशर का रिलेशन दिया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कंसंट्रेशन में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो इक्वेशन आता है उसी इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, वैसे उसी तरह से क्या करेंगे, पुट करेंगे, इनिशियल से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो क्या जो इन्फॉर्मेशन दिया, पहले तो P नॉट दिया हुआ है एट द इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ, P नॉट दिया हुआ है, और P टोटल दिया है टोटल प्रेशर,
एट टाइम टी, किसी टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा है, टीटी हो जा रहा है। देन द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के बताना है, ठीक है, रेट कांस्टेंट के बताना है। तो इसको लिख देते हैं इधर, बाकी सबको हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या था, a प्लस ए गिव्स 2b प्लस सी, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे क्या है, ये p नॉट दिया हुआ है, और t इक्वल टू किसी t टाइम पे pt क्या दिया हुआ, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो t इक्वल टू 0 पे p नॉट है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे, इनिशियल तो 0 है, किसी टाइम t पे क्या हो जाएगा, मान लो इसमें से कुछ प्रेशर, कुछ तो ये क्या होगा, रिएक्ट होके b बनाएगा और c बनाएगा, तो कुछ अमाउंट इसका कम होगा। अमाउंट कम होता है तो यानी कि इसी वजह से प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो कितना प्रेशर मान लेते हैं, पी डैश मान लेते हैं, कम हो जाएगा। पी नॉट माइनस पी डैश क्या होता है, कम हो जा रहा है। तो पी डैश कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर इसकी वजह से पी डैश कम हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना, इस बी का पार्शियल प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, 2p डैश इंक्रीज होगा, और इसका कितना इंक्रीज होगा, p डैश, इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो अब कह रहे हैं टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है, पी टोटल है, तो ये जो पी टोटल है, पी टोटल की वैल्यू कितना आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी डैश प्लस 2p डैश प्लस पी डैश, इसकी वैल्यू किसके बराबर, पीटी बराबर हो जाएगा। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी नॉट माइनस 2p डैश इक्वल टू क्या होगा, पी टोटल होगा। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। रेट कांस्टेंट डायरेक्ट तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है, रेट कांस्टेंट अगर लॉग में लिखते हैं तो पहले तो ln CA नॉट माइनस CA इक्वल टू क्या लिखते हैं, KT लिखते हैं। बट यदि हमें लॉग में लिखना है तो क्या करेंगे, 2.303 लगा लेंगे, 2.303 लॉग टाइम को नीचे लेते आते हैं, यहाँ पे टाइम दिया होगा, क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालना है। तो CA नॉट अपन CA की जगह पे CA नॉट क्या है, इनिशियल, और CA क्या होता है, एट किसी टाइम t पे कितना, A का पर्टिकुलर A का, टोटल की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, A कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए CA नॉट क्या हो जाएगा, A का कंसंट्रेशन एट इनिशियल, और CA क्या हो जाएगा, A का कंसंट्रेशन एट t किसी टाइम t पे। तो यहाँ पे देखो A का जो कंसंट्रेशन की जगह पे क्या है, P इक्वल टू क्या होता है, CRT। तो अगर टेम्परेचर और R कांस्टेंट में तो कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर यूज कर सकते हैं, रेशियो यूज करेंगे तो RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। P इक्वल टू क्या होता है, CRT। तो यहाँ पे अगर प्रेशर की जगह पे अगर C की जगह पे अगर क्या यूज करें, P बाई RT यूज करें, तो P बाई RT क्या हो जाएगा, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। तो CA नॉट की जगह पे प्रेशर क्या रख सकते, PA नॉट 2.303 डिवाइड बाई T लॉग CA नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, P नॉट डिवाइड C, अभी प्रेशर कितना बचा, P नॉट माइनस P डैश बचा है, P नॉट माइनस P डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। लेकिन हमें P डैश नहीं यूज करना है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, P टोटल के बारे में दिया हुआ है सब में, देखो P नॉट P टोटल P नॉट P टोटल P नॉट P टोटल ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से P डैश की वैल्यू निकाल लो, P डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, P टोटल माइनस P नॉट डिवाइड में क्या कर जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करके क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं, यहां से वैल्यू पुट करते हैं, 2.303 डिवाइड बाई T लॉग P नॉट डिवाइड में क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस ब्रैकेट में कर लो क्या है, T माइनस P नॉट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या लिखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 2p नॉट आएगा, 2p नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लॉग में क्या आएगा, ऊपर 2p नॉट, नीचे 2p नॉट, और यहाँ से क्या आ जाएगा, p नॉट माइनस p नॉट। एक मिनट देखो, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 3p नॉट दिया हुआ है, 3p नॉट, ठीक। चलो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2p नॉट ऊपर जाएगा तो 2p नॉट, यहाँ से 2p नॉट माइनस p नॉट आएगा, माइनस माइनस आएगा प्लस, तो p नॉट प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3p नॉट माइनस pt, ये किसके बराबर है, k, यहाँ पे ऊपर क्या दिया होगा, 2.303 डिवाइड बाई t। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन है, p नॉट, सॉरी 2p नॉट डिवाइड बाई 2p नॉट ये दिया हुआ है, ऐसा 2p नॉट दिया होता तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2p नॉट डिवाइड बाई
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आउट ऑफ BeF2, MgF2, CF2, SrF2 विच हैज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। इसमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस पे है, किसकी है? तो देखो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, ये दोनों फैक्टर कंसीडर करना होता है। लैटिस एनर्जी पता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, उसको सॉल्यूशन में मतलब उसको ब्रेक करने के लिए जो भी क्रिस्टल होता है लैटिस होता है, उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होता है, लैटिस एनर्जी होता है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो अपने आयंस में ब्रेक होने के बाद क्या होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर के लेयर आते हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो दोनों पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम केस में हमें केवल किससे आंसर दे देना होता है, हाइड्रेशन एनर्जी से ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे देते हैं। कुछ जैसे कि हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो वहां पे दोनों फैक्टर कंसीडर करना होता है और वहां से आंसर देते हैं। बट मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे क्या किससे आंसर दे देंगे, केवल हाइड्रेशन एनर्जी से आंसर दे देंगे। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे देखो F2 है, तो F2 तो सब सेम है, तो इसको रहने देते हैं, केवल किससे डिसाइड कर लेते हैं, जो मेटल है। अब देखो Be है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम है, तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे Be+2 आएगा, Mg+2 आएगा और Ca+2 आएगा और Sr+2 आएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाई साइज। चार्ज तो देखो सब में सेम है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाई साइज। तो चार्ज तो सबका सेम है, साइज जिसका कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब इस छोटा है तो इसके वो वाटर लेयर क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, इसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, थोड़ा कम होगा, इसका और थोड़ा कम, इसका और कम होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, BeF2। BeF2 हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन डिवाइड बाय OH। जो भी यहाँ पे ऑक्सीसिड दिए हुए हैं उनके रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितने हैं और वहां पे डिवाइड बाय OH पूछा जा रहा है कि इनका रेशियो किसका सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। तो ये देखो ऑक्सीसिड है, तो ऑक्सीसिड का पहले तो तुम्हें अगर स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, बेसिक्स पता है, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, उसमें से रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कौन सा होता है और कौन OH है, तो वहां से पहचान के क्या कर सकते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बताया, तो सबसे रेफरेंस ऑक्सीसिड पता रहना चाहिए। रेफरेंस ऑक्सीसिड फास्फोरस का कौन सा होता है, H3PO3, यही होता है फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो H3PO4 क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। चलो इसके लिए इसका और हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस में तो 2 ऑक्सीजन कम होता है, कौन सा होता है, H3PO2 होता है। फॉस्फोरस एसिड 1 ऑक्सीजन इससे रेफरेंस से कम करते हैं, H3PO3, एक असा है तो क्या करेंगे, 1 ऑक्सीजन कम। पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, तो पायरो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल से रिमूव कर दो, H3PO4 से 2 मॉलिक्यूल, H3PO4 से क्या करते हैं, एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, यहाँ से एक H2O रिमूव करते थे, देखो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो कितना बचेगा, H4P2O। देखो 1 ऑक्सीजन का 8 ऑक्सीजन में से क्या बचेगा, H4P2O7 हो जाएगा। अब इसमें से देख लेते हैं कि H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाओ पहले। H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें तीनों OH होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कोवैलेंसी पता होनी चाहिए कि फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, H3PO3 का स्ट्रक्चर। इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन क्या है, 0 है, क्योंकि सारे तो OH वाले ही हाइड्रोजन है। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन क्या है, 0, तो इसके लिए वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। हाइपोफॉस्फोरस H3PO2, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होता है यहाँ पे, एक तो वो रहता है OH के फॉर्म में रहेगा, और 2 ये जो हाइड्रोजन जो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़े हुए हैं तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 2 और OH कितना है, 1,
तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन डिवाइड बाई OH की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब फास्फोरस एसिड H3PO3 का स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो क्या आएगा, OH ये होता है H3PO3, तो इसमें एक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है और 2 OH है, तो 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ गया, 0.5। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या बनाना है, देखो H2PO2 S4P2O7 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां से क्या करेंगे, देखो 2 फास्फोरस है, ऑड नंबर में ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को क्या करते हैं बीच में रख लेते हैं। अब बचे कितने बचे, 6 ऑक्सीजन बचे हों और 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन इस साइड में कर दो, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, बाकी सारे क्या कर दो OH से बैलेंस कर दो, तो ये हो जाएगा S4P2O7। ठीक है, तो इसमें देखो सारे OH हैं, 1 2 3 4 OH हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए है। इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितने हैं 2 और OH कितना है 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आएगा, इसके लिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए आ जाएगा। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का है, बहुत इजी सा है, एंट्रोपी से रिलेटेड है। ठीक है, एंट्रोपी का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, अपने आप का हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जो कह रहा है कि 1 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन, डाई एटॉमिक गैस दिया हुआ है, हीटेड थ्रू आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन देन द एंट्रोपी इज, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देखो जो डायरेक्ट डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आता है, NCV ln T2 बाई क्या था T1 प्लस NR ln V2 बाई V1 होता है। तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा 0। हम डायरेक्ट क्या करें, NCV N की वैल्यू कितना दिया 1, डायटोमिक के लिए कितना होता है 5/2 और CV की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 R की वैल्यू रख देते हैं क्या 25/3, 8.314 की जगह क्या 25/3, log T2/T1 ln है तो उसको क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2.303 log T2 की वैल्यू कितना दिया 500 डिवाइड बाई 300, 200 log 5 और 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे तुम्हें सॉल्व कर लो, इसको क्या आगे कैलकुलेशन ही है। log 5 की वैल्यू कितना होता है 0.69, log 5 होता है 0.69 और log 3 कितना होता है 0.477। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखते हैं, क्या कह रहा है, फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, सॉलिड स्टेट में पड़ता है डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स जो होते हैं, उसमें नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है इन द क्रिस्टल इज A0.8 है। इस तरह के फॉर्मूले होते हैं तो वो क्या होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, और जो सॉलिड होता है उसमें क्या बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। उसमें यहाँ पे मेटल में डेफिशिएंसी है, इसलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला जा रहा है। ठीक है, द क्रिस्टल कंटेन्स A+2 एंड A+3 आयन। होता है कि जब डेफिशिएंसी होती है वो किसकी वजह से होता है कि A+2 के केवल ढेर सारे आयंस होंगे, उसमें से कुछ आयंस चले जाएंगे और A+3 के आयंस आ जाएंगे। तो A+3 के आयंस आएंगे तो उनके नंबर कम होते हैं, इस वजह से क्या होता है डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बोला क्या जा रहा था फ्रिक्शन ऑफ मेटल एग्जिस्टिंग A+2 आयन इन द A+2 आयन के अभी इसमें कितने एटम कितना फ्रिक्शन प्रेजेंट है ये बताना है। तो देखो इसके लिए क्या है, ये क्वेश्चन देखो सॉलिड स्टेट में पूछा था और रेडॉक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक ऑक्सीडेंट दिया है और उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और किसी एक पर्टिकुलर का ऑक्सीडेशन नंबर परसेंट निकालते हैं। यहाँ से दोनों तरीके से यूज कर सकते, दोनों में पूछा जाता है। सॉल्व करने का तरीका सिंपल ही है, क्या करते हैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट है, A+2 आयन का परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे यहां से क्या करते हैं इंटू 100 कर दो, ऊपर क्या लिखते हैं मॉड लगा के ऊपर क्या लिखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस जिसका कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं,
तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं इसका, ए 0.8 हो, तो इसमें ए का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा 0.8, मान लो एक्स मान लेते हैं का, तो 0.8 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.8, यानी 20/8, 20/8 को क्या लिख सकते हैं 5/2, 2.5 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एवरेज लिख देते हैं, एवरेज माइनस जिसका नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं, a+2 का तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज, किसका नहीं कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं उसका यहाँ पे लिख देते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं दोनों का डिफरेंस a+2 और a+3 का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करें, 2-3 या 3-2 मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा इंटू 100 कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइड 1 इंटू 100, यानी कि सॉरी यहाँ पे केवल फ्रैक्शन पूछा गया, फ्रैक्शन पूछा गया तो 100 लगाने की जरूरत नहीं, जब परसेंट पूछा गया तो 100 लगा देते हैं, फ्रैक्शन पूछा गया तो 100 लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 0.5, सी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी एक का जो फ्रैक्शन का परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकालना होता है, यहाँ पे कर लो एवरेज माइनस जिसका नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं, तो फ्रैक्शन परसेंट पूछा जाता है तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्या कह रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम और गिब्स फ्री एनर्जी का कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, रिएक्शन ए प्लस बी, ए गिव्स बी प्लस 3C, एक रिएक्शन दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर रिएक्शन ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी आर वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, क्या इस रिएक्शन के लिए क्या दिया गया है, रेट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिव्स फ्री एनर्जी दे दिया हुआ है, देन द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या बताना है गिव्स फ्री एनर्जी बताना है। तो पहले तो देखो इस रिएक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू क्या दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू एक्स और वाई दे दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन के लिए बताना है कि गिव्स फ्री एनर्जी बताना है, इसके लिए क्या बताना है डेल्टा जी बताना है कि, और एक्स के टर्म में ही बताना है, ऑप्शन तो दिख रहा है एक्स के टर्म में, तो एक काम कर सकते हैं, देखो जो इक्वेशन दिया हो उसके एक रिलेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, डेल्टा जी और के में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है 2.303 माइनस 2.303 RT लॉग क्या करेंगे के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब जो जो वैल्यू उसको पुट कर देते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 2.303 RT log y हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालना है, दूसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा जी अगर निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए भी ये लिखो माइनस 2.303 RT log K डैश, अब देखो K डैश की वैल्यू किसके बराबर होगा, K से रिलेशन, अगर मान लो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, तो इस रिएक्शन में क्या किया गया 2 से डिवाइड किया गया, अगर किसी रिएक्शन में 2 से डिवाइड करते हैं तो K की पावर क्या रहता है 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या, K डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा K/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस 2.303 RT log K की पावर 1/2 हो जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो उसकी क्या हो जाएगा पावर में आ जाएगा, तो 1/2 और 1/2 यहाँ पे करेंगे तो पावर में जो रहता है वो क्या आता है बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस 2.303 RT log K डिवाइड में क्या हो जाएगा, मतलब पूरे की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हम x रख सकते हैं, तो यहाँ से x/2 आ जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू कितना आ जाएगा x/2, आंसर कौन सा हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा।